हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर देख सकते हैं पेड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी चल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल पेपर भी दिए जाते हैं, साथ में यहाँ पर टॉपिक वाइज क्लासें होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया है ना, ये सब क्लासें आपको दी जा रही हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी के वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पॉलिटी के भी क्वेश्चन आपके होंगे, और साथ में यहाँ पर देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की भी आपके क्वेश्चन इसी वीडियो में हमने रख दिया है, ताकि यहाँ पर आप पॉलिटी के साथ साथ इकोनॉमिक्स को भी कवर कर सकते हैं। यानी कि काफ़ी अच्छी क्लास आपकी होने वाली है। तो आप लोग अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली ऐसे हमारे चैनल पर आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाता है ना, जो आपके एग्जाम में पूछे गए कि हैं उनके अनुसार ही क्लासें आपको दी भी जाती हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद। आप लोग कहाँ से जुड़े हैं और आपने फॉर्म भर दिया है कि नहीं भर दिया है, एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतर सेशन को लाइक करिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? चलिए बताइए, यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए बताइए सभी लोग। यहाँ पर कह रहा है किस राज्य में विधान परिषद है। तो आपको हमने बताया था कि विधान परिषद आपके 6 राज्यों में है, जिनमें से दोस्तों आपका जो आंसर आपका है सी नंबर कर्नाटक, यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन आ गया है, लगभग सभी का आ गया है, सी नंबर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए आपका आया है, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य इनमें से कौन सा है? पेड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर बनेगा दोस्तों तेलंगाना। याद रखिए, डेट आपसे पूछ ले तो डेट आपको बताना है 2 जून। क्या बताना है? 2 जून 2014 को तेलंगाना आपका जो कि 29वां राज्य बना था। ऑप्शन आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी मतलब राज्य की जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये किस संविधान से प्रेरित है? चलिए, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। ये आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, है ना। ये आपके 1937 में आपके लिए गए थे। ये आपके किसमें है? तो आपके भाग 4 में। याद रखिएगा, जो डीपीएसपी हैं वो आपकी किसमें हैं? भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक आपका इनका वर्णन है, याद रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा आपसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 जवाब देना है। देखिए, अनुच्छेद 19 में क्या है? यहाँ पर देखिए कह रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये तो आपका आर्टिकल नंबर आपका 32 होता है। धर्म की स्वतंत्रता ये आपके 25 में आ जाएगा। यहाँ पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन सा बनेगा? ऑप्शन सी जिसका है बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिए, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपके प्रत्येक नागरिक को भाषण द्वारा, लेखन, मुद्रण, चित्र या किसी अन्य तरीके से स्वतंत्र रूप से विचार कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? चलिए, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, विधानमंडल या इनमें से कोई नहीं, जनता या न्यायपालिका। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? विधायिका के प्रति हो जाएगा क्या? यहाँ पर 5 नंबर में। तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? याद रखिए, विधानमंडल अर्थात विधायिका, मतलब याद रखिएगा आप विधानमंडल कह सकते हैं या तो हम लोग इसे क्या कहते हैं? विधायिका। मतलब जो होता है कि कार्यपालिका ये निर्वाचित विधायिका के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है ना। अर्थात कह सकते हैं कि उसे विधायिका या उसके एक भाग यदि अगर द्विसदनीय हो तो इसका विश्वास बनाए रखता है। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो आपसे दिया गया है यहाँ पर पॉइंट, कह रहा है लिखित और विस्तृत संविधान, ये तो बिल्कुल सही बात है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये भी सही है। एकल नागरिकता भी है। द्विस्तरीय सरकार, ये आप कह सकते हैं संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। ऑप्शन सी द्विस्तरीय सरकार ये विशेषता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? चलिए, 7 का ऑप्शन देना है। आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट जवाब दीजिए कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं। सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। लाइक सर भी करते चलिए भाई। देखिए, इतने आपके अच्छे क्वेश्चन हम लाते हैं, प्रीवियस ईयर हो या आपका एक्सपेक्टेड हो या आपका मैराथन क्लासें हो, मॉडल पेपर, सब कुछ आपको सोल्व कराया जा रहा है। और आपका सपोर्ट होगा तभी तो हम आपको कुछ कर पाएंगे भाई। आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं है, बिल्कुल अधूरे हैं, कुछ भी नहीं है। आपका जितना ज़्यादा सपोर्ट रहेगा उतना आपका होता है।
सारा दिन की मेहनत आपकी सपोर्ट से हमारी मेहनत बिल्कुल छोटी हो जाती है, पूरी थकी उतर जाती है जब आपका पूरा सपोर्ट मिल जाता है। जितने लोग यहाँ पर जुड़े रहते हैं, लाइक भी करते हैं और शेयर भी करते हैं, है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका है, आपका हो जाएगा सी नंबर त्रिस्तरीय अर्थात 3 स्तर। याद रखिए जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत है ना, जो कि ग्राम स्तर पर होती है, पंचायत समिति जो कि मध्यवर्ती स्तर पर होती है, और जिला परिषद जो कि जिला स्तर पर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जिसका आया है सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। चलिए बर्मा को भारत से जो अलग किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935, इस अधिनियम के तहत क्या किया गया था, अलग किया गया था। लेकिन अलग हुआ कब था, तो ये अलग हुआ था 1 अप्रैल, क्या 1 अप्रैल 1937 को ये अलग हुआ था। अधिनियम तो आपका 35 था, लेकिन अलग हुआ था इतना। क्लियर है, याद रखिएगा। और दोस्तों एक पॉइंट और याद रखिए, भारत से एक प्रांत के रूप में एक शासित देश के 51 वर्ष समाप्त हो, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं, इसका इतना रख लीजिए, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण देता है। तो दोस्तों अल्पसंख्यक जो आपके हैं उनके हितों की रक्षा करना, ये किस में आता है। चलिए यहाँ पर आंसर देना है, 9 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर डी नंबर जो आपका है 29 नंबर है ना, ऑप्शन मैंने आपका यहाँ पर डी नंबर अनुच्छेद 29 हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दिया गया है 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा न्याय राजनीतिक निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था। जो डीपीएसपी में जो जोड़ा गया आपका दोस्तों 42वें में कौन जोड़ा गया था। कह रहे हैं मादक पेय और ड्रग की खत्म को प्रतिबंध करना। अगला आपसे दिया गया है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यही आंसर आपका राइट हो जाएगा। समान न्याय और विधिक सहायता, ये ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए मौलिक कर्तव्य दोस्तों क्या क्या है, तो पहला देखिए तो ये सभी है, तो इसमें ध्यान नहीं देना है, पहले ऑप्शन देना है। देखिए बी नंबर कह रहा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, भारत की प्रभुसत्ता अखंडता एकता है ना, संप्रभुता अखंडता एकता बनाए रखना। मतलब ऑप्शन इसका डी नंबर राइट हो जाएगा। और मतलब ऑप्शन इसका ये होगा। और ए में क्या है, ये सभी, ठीक है ना। याद रखिए कभी कभी ऐसा होता है कि भैया ए और डी में परिवर्तन, देखो ए में ही सब सभी कर दिया है तो आप डी मत लगा दीजिएगा। मतलब आप अगर यहाँ पर क्या भर रहे हैं, ओएमआर सीट भर रहे हैं और आपने बी सी डी सही हैं, तो आप कहेंगे तीनों सही हैं तो डी लगा दे। नहीं, याद रखिएगा यहाँ पर देखो ए को बोल दिया है ये सभी, तो ए को ही लगाइएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है। सबके साथ ऐसा हो जाता है ना, इधर से उधर हो जाता है, कभी कभी होता है कि ये हमको नहीं आ रहा है तो छोड़ देते हैं, बाद में क्या हुआ अगले आंसर का उसी में जो छोड़े थे उसी में गोला कर देते हैं। ये मानवीय गलतियां सबसे हो जाती हैं और कहीं कहीं इसी चीज़ों को आपको पहले से ट्रेन कराया जाता है। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य पूछा गया है, तो दोस्तों यहाँ पर आपसे कह रहा है संसद का काम होता है कानून यहाँ पर करना। ठीक है, कानून निर्माण करना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यहाँ पर ऑप्शन देना है। तो दोस्तों सरकारिया आयोग का संबंध इससे तो आपके केंद्र राज्य संबंध से है, ऑप्शन राइट हो जाएगा बी नंबर केंद्र राज्य संबंध, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है। दोस्तों लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति मतलब उसे जो लोकसभा है उसका विघटन कर सकती है दोस्तों, है ना, यहाँ पर भंग कर सकता है भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों याद रखिएगा एक पॉइंट कि संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार जो आपका होता है वो किसके साथ, किसके पास, भारत के राष्ट्रपति। लेकिन अगर पूछे कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है तो भी बताइएगा भारत के राष्ट्रपति। याद रहेगा। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले स्वतंत्र राज्य यहाँ पर इनमें से कौन सा है। देखिए 15 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश जो ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर आंध्र प्रदेश राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा में पद धारण करने की जो न्यूनतम आयु होती है कितनी होती है। लोकसभा में पद धारण मतलब लोकसभा बनने के लिए कितनी आयु होना चाहिए, तो आप कहेंगे 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा पूछा गया है तो लोकसभा के लिए सी नंबर हो जाएगा। अगर यहीं पर राज्यसभा हो जाता तो आप लोग बोलते 30 वर्ष। यहीं पर वोट देने का अधिकार अगर पूछ लेता, वोट देने का अधिकार तो 18 वर्ष। अगर आपको लेखपाल आपको बनना है क्या, गांव का जो क्या होता है ग्राम पंचायत अर्थात जो आपके प्रधान वगैरह उसको बनने के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। अगला बताइएगा, कह रहा है सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। 17 नंबर ऑप्शन लॉक किया जाए।
चलिए, कह रहा है सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, यह है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं। देखिए, भारत की जो संघ है इसमें से भाई याद रखिए उपराष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इनमें से जो आपके राज्यों के मुख्यमंत्री हैं ये आप शामिल नहीं होते हैं। तो आप समझेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। चलिए 19 नंबर है, कह रहा है कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये होता है वैधानिक निगम। क्या? वैधानिक निगम, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला बताइएगा, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल नंबर जो आपका 124 है, आर्टिकल नंबर 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और उसके गठन के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन राइट हो जाए आपका डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। तो दोस्तों ये बताइएगा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसमें है। तो आपके सर्वोच्च न्यायालय और आपके उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, यहाँ पर आंसर जो आपका है नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब कभी कभी आप सोचो नहीं सर्वोच्च न्यायालय केवल कर दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आपको लगाना याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है। बताइए, भारत में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ये किस मंत्रालय के अधीन है। दोस्तों याद रखिए गृह मंत्रालय, ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा, गृह मंत्रालय हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। मतलब केंद्र शासित प्रदेश में हाईकोर्ट स्थापित करना है, ऐसा अधिकार किसके पास है। ऐसा अधिकार है दोस्तों याद रखिएगा आपके संसद के पास है, ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा, संसद के पास। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों याद रखिए 24 नंबर में यहाँ पर जो आपका है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो दोस्तों याद रखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय इनका जरूर ध्यान रखना चाहिए, है ना। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। इसमें जैसे क्या होता है कि अगर आपको सरकार ने कह दिया कि आपको लैपटॉप बांटे जाएंगे, है ना, कुछ को मिलते हैं कुछ को नहीं मिलते हैं, लेकिन आप लोग केस नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जो आपके नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये अबाध्य योग होते हैं, इसमें किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से इनमें से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है। मौलिक कर्तव्य, दोस्तों याद रखिए मौलिक कर्तव्य जो आपके हैं वो किसमें हैं। तो आपके भाग 4 के का में, क्या भाग 4 के का में है, जो कि ऑप्शन बनेगा ए नंबर है राइट हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। देखिए मौलिक कर्तव्य प्रारंभ में नहीं थे लेकिन बाद में इनको ऐड किए गए थे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में यहाँ पर है। तो चलिए बताइएगा 343 जो आपका है किसके बारे में दिया गया है, किसके बारे में यहाँ पर बताया गया भाई। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 343 में ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, संघ की जो राजभाषा है। क्या? संघ की राजभाषा, जिसको ऑप्शन है बी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। दोस्तों बताइएगा कि धन विधेयक को जो परिभाषित करता है इनमें से कौन परिभाषित करता है। धन, और धन भैया आपके पास 10 रुपए से कम नहीं होना चाहिए, नहीं भिखारी भी नहीं लेता है ना, कहेगा भैया 10 रुपये चाहिए। तो इसे याद रखिएगा कि धन अगर आपका है तो भैया आपको क्या है, भिखारी को 10 से कम नहीं देना है। मतलब 10 का मतलब हो गया 110। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 110 में क्या है, धन विधेयक आपका है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं कि आपके पेड एग्जाम 2021 में पूछे गए प्रश्न कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को इसके अंतर्गत रखा गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो आपका है किस में आता है भाई। आर्टिकल नंबर आपका 40 और आर्टिकल नंबर 40 आता है किस में, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका बी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। बताइए संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा था वो किसने रखा था। दोस्तों यहाँ पर याद रखिए जवाहरलाल नेहरू, क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर है। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है क्या आपसे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में है। देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा,
ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, मतलब 2021 में भी पूछा गया और 2022 में भी सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया। मतलब ये है, हमने आपको बताया है कि भैया रिपीट होते हैं क्वेश्चन, है ना। समझिए कि पॉलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, 5 क्वेश्चन होते हैं, हर शिफ्ट में आते हैं। अब समझिए कि हिस्ट्री आपकी आती है 10 नंबर की, है ना, और 10 नंबर की आती है तो 4 शिफ्ट में 40 नंबर और 2 साल में 80 क्वेश्चन, है ना। तो समझिए कि अगले साल कितने होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही फंस जाएंगे। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़िएगा, है ना, जो आपकी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और हमने उसकी प्लेलिस्ट बना भी दिया है, तो आप मास्टर वीडियो वाली सीरीज में जाइए, उसमें से सब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और ये जो संबंधित है भाई वो आपके किससे संबंधित है, तो ये है आपका जो अनुच्छेद आपका 21 का ए है ना। यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 21 के फर्स्ट में इसे रखा गया है ना, शिक्षा का अधिकार, जो कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। देखिए राज्य सूची में क्या नहीं आता है, तो पहला पॉइंट दिया है, कह रहा है दंड संहिता, है ना, क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। अच्छा भाई, कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता, फिर दिया है जेल, फिर दिया है कानून और व्यवस्था, फिर दिया है पुलिस, है ना। कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में हमें ऐसा लग रहा है कि गलत है। कह रहा है भारत के संविधान में से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं। देखो ये नहीं शब्द आपको गलत है, क्योंकि भैया यहाँ पर राज्य सूची में क्या है, पुलिस होती है। क्यों, क्योंकि दंड संहिता, जेल और कानून व्यवस्था ये संघ में है, तो यहाँ पर जो पुलिस है आपके राज्य सूची से है, तो यहाँ पर नहीं को हटा दीजिएगा, तब आंसर आपका ये राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, तो भैया भारतीय संविधान कैसा है, लिखित संविधान है, संविधान ही आपका सर्वोच्च भी है, शक्तियों का वितरण भी है, अर्धसंघीय संरचना है, लेकिन जो दिया गया है प्रतिबंध न्यायतंत्र, ये आपका नहीं है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के आयोजन के लिए निर्देश करता है। देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायत होते हैं आपके नीति निर्देशक तत्व में, और आर्टिकल नंबर आपके यहाँ पर किसमें, तो आर्टिकल नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 40, जो अनुच्छेद है आपका 40, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में अगर आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, ठीक है। अगला दिया गया है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप देखिए 2022 में, है ना, फिर से रिपीट हुआ। तो यहाँ पर देखिए आपका जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है वो आपकी बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है कौन, तो दोस्तों ये जो होते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। मतलब 2021 के 5 क्वेश्चन रिपीट हो चुके 2022 में। अगला दिया है कि राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल, देखो इससे रिलेटेड आपका लोकसभा पूछा गया था, तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब भी हो जाएगा 6 वर्ष। क्या हो जाएगा, 6 वर्ष जो आपके हैं इनका कार्यकाल होता है। याद रखिए किसका, राज्यसभा का होता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है। पहले का जवाब यहाँ पर देना है और सभी लोग जवाब दीजिए, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 1 का जवाब आने शुरू हो गए हैं और काफी लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर आपका डी नंबर, तो आपका जवाब आ रहा है डी नंबर। याद रखिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा क्या, डी नंबर राइट हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि लगभग देखा जाए 2/3 हिस्सा, क्या 2/3 हिस्सा जो कि लिया गया है आपके 1935 के अधिनियम से लिया गया था। याद रखिएगा, क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शासन की एकात्मक इकाई का लाभ क्या है। शासन की एकात्मक पद्धति का जो लाभ है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 नंबर में, तो 2 का जवाब देना है और 2 का ऑप्शन आ रहा है बी नंबर। याद रखिएगा दृढ़ राज्य, क्या भारत की एकात्मक पद्धति जो लाभ होता है दृढ़ राज्य होता है, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किस देश का लिखित संविधान अलिखित संविधान है। यहाँ पर बताइएगा कि किस देश का अलिखित संविधान है। यहाँ पर देखिएगा कि कहाँ का संविधान लिखित नहीं है, है ना, बात तो वही हो गई, घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, यूके का संविधान। याद रखिए यहाँ लिखित संविधान आपका नहीं है। वहीं पर देखा जाए यूके मतलब होता है ब्रिटेन, ठीक है, यूके मतलब क्या होता है, ब्रिटेन होता है। और अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, तो आपका भारत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था।
भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? जवाब दीजिएगा। यहां पर ऑप्शन आ रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही है। याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपको राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और इनको संविधान सभा का जो एक प्रकार से अध्यक्ष चुना गया था 11 दिसंबर को। कब? 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था स्थायी अध्यक्ष, ठीक है ना। जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि आपके 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से चुने गए थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आ गया है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां से देख सकते हैं? मतलब देख सकते हैं कि आपके जो आदर्श हैं है ना संविधान में, तो वो आपकी किसमें? प्रस्तावना में मिलेंगे। किसमें? तो आपके प्रस्तावना में। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है आपका? चलिए याद रखिए अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन दिया गया है। यहां पर संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो चलिए बताइएगा किस रूप में घोषित किया गया है। तो यहां पर दिया है एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, और इसके बाद यहां पर दिया गया है एक प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसको नोट करिएगा और इसे आज आप लोग व्हाट्सएप की स्टेटस में लगाइएगा, क्योंकि आपको याद है अगर ये क्रम से आ गया तो आप लोग गलती कर दोगे। तो इस क्वेश्चन को नोट करिए, क्योंकि पॉलिटी में देखा जाए 80% से ज्यादा आप लोगों को आता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके डाउट में होते हैं, उन्हीं का रिवीजन आपको करना है, ठीक है ना। तो चलिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? चलिए डेट बताइए यहां पर सही जवाब इनमें से कौन हो जाएगा। तो ऑप्शन आ रहा है यहां पर 26 नवंबर 1949। देखिएगा यहां पर 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा कि आपका भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना कब? 26 नवंबर 1949 आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है संविधान के उद्देश्य का अर्थात प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो चलिए बताइएगा कि संशोधन कितनी बार किया गया है? 3 बार, 2 बार, 1 बार, या संशोधन आपका किया ही नहीं गया है? तो आप सभी को पता है किया गया है, लेकिन 1 बार किया गया। कितना? 1 बार किया गया है। कब किया गया है कोई बताएगा? कोई बताएगा कब किया गया है? याद रखिए 1976 में। कब? 1976 में किया गया था संविधान संशोधन, जो कि कह सकते हैं 42वें संविधान संशोधन। कौन? 42वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बहुत परिवर्तन इस संशोधन में आपके हुए थे। क्लियर है इतना पॉइंट? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? चलिए बताइएगा कि कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। 9 नंबर में पहला दिया है मत देने का अधिकार, जीवन का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार। तो यहां पर देखो ऑप्शन क्या बनेगा। यहां पर देखो राजनीतिक पूछा है कि राजनीतिक नहीं है ना, राजनीतिक नहीं है तो कौन सा? ऑप्शन बी, यहां पर जीवन का अधिकार। यहां पर ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? क्योंकि हमने बताया था जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। क्या? जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो कि आर्टिकल नंबर आपके 21 में यहां पर दिया गया है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपको याद होगा कि ये ऐसा मौलिक अधिकार है जो किसी भी स्थिति में खत्म नहीं किया जा सकता है, चाहे आपका आपातकाल आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन आर्टिकल नंबर 21 कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। भारत एक है। अब ये बताइए भारत एक है कैसा आपका यहां पर है? एक तंत्र है, राजतंत्र है, लोकतंत्र है, या कुलीन तंत्र है? यहां पर जवाब देना है आपका सही जवाब। चलिए ऑप्शन आ रहा है 10 नंबर में, यहां पर सी नंबर एक लोकतंत्र है। याद रखिए कि लोकतांत्रिक शब्द लिखा होता है लेकिन वो शुद्ध नहीं होता है। शुद्ध क्या होता है? लोकतंत्र होता है। यहां पर याद रखिए शुद्ध क्या होता है? लोकतंत्र होता है। तो ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो बताइएगा कि मिनी संविधान के नाम से यहां पर किसे जानते हैं? कौन सा संशोधन हुआ था जो कि लघु संविधान या मिनी संविधान कहलाया गया? चलिए 42 का ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, मतलब कह सकते हैं इसका सी नंबर अब आ रहा है 42वां। तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। इसे मिनी संविधान कहा जाता है। इसमें से बहुत ऐसे आपके प्रस्ताव भी किए गए थे और प्रस्तावना को भी यहाँ पर रीडिंग की गई थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, अर्थात एकल नागरिकता जो ली गई है वो आपकी कहाँ से ली गई है? यहाँ पर जवाब देना है।
तो चलिए यहां पर देख सकते हैं एकल नागरिकता आपके ब्रिटेन से, दोहरी नागरिकता आपके अमेरिका से, और एक देश ऐसा भी है जहां पर 3 प्रकार की नागरिकता होती है जो कि आपका है स्विट्जरलैंड, है ना। तो स्विट्जरलैंड में कैसी नागरिकता है? तिहरी नागरिकता है, तिहरी नागरिकता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो यहां पर आपका जवाब जो बनेगा वो ए हो जाएगा। इंग्लैंड से एकल नागरिकता यहां पर ली गई है। ऐसे याद रखिएगा कि जो आपका इंग्लैंड है वो हमेशा चाहता था कि सब लोग कैसे रहें, अकेले रहें, और इसीलिए लड़ाता था और दूर दूर कर देता था। तो अकेला रहना कौन कहता था? इंग्लैंड रहने के लिए कहता था, है ना। और दोहरी नागरिकता कौन? तो आपका यूएसए अर्थात अमेरिका। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है यहां पर बताइएगा। ये कैसी सरकार होती है दोहरी नागरिकता? संघीय सरकार होती है। ऑप्शन क्या बनेगा यहां पर? बी नंबर राइट हो जाएगा। सिंपल सी भाषा में आपको बता दें तो आप अपने देश में देखते हो, आपके भारत में अगर आपको यूपी से अगर आपको एमपी जाना है तो आपको किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, और एमपी में आप लोग चले जा सकते हैं। चाहे आप किसी का मर्डर कर दीजिए, है ना, किसी का मर्डर कीजिए और अपाची उठाइए और एमपी पहुंच जाइए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अगर आपको एक राज्य से दूसरे राज्य पे जाना है तो आपको पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। यही होता है कि दूसरे राज्य में जाओगे तो एक प्रकार से देखा जाए नागरिकता ही हो गई, तो इसीलिए बोला जाता है दोहरी नागरिकता, ठीक है ना, याद रहेगा। कुल मिला के आपको समझाने का तरीका बताया है। तो यहां पर आपका बी हो जाएगा, संघीय सरकार का यहां पर दोहरी नागरिकता होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो चलिए बताइएगा कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहां का है। चलिए सभी लोग जानते हैं कि ये भारत आपका इतना चालाक है, इतना चालाक है कि सभी से मांग मांग कर क्या कर दिया है, ये यहाँ पर सबसे बड़ा संविधान कर दिया है। और आज भी सांसें नहीं ले रहा है, आज भी लगातार यहाँ पर उछल कूद करता रहता है, अर्थात आपके संविधान में अनुच्छेदों की बौछार लगाया रहता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए नंबर राइट हो जाएगा, भारत हो जाएगा, ठीक है ना। आज भी संविधान क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए थे। तो चलिए मूल अधिकार जो कि आपको बोला जाता है मौलिक अधिकार, याद रखिए मूल अधिकार में काफी स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने ये तो नहीं पढ़ा है, हमने मौलिक अधिकार पढ़ा है। तो याद रखिए मौलिक अधिकार को ही मूल अधिकार कहा जाता है, याद रखिएगा। जो कि कहां से लिए गए हैं? तो आपके अमेरिका से लिए गए हैं। यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता के अधीन आता है। तो चलिए बताइएगा कि एक उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता के अधीन जो आता है क्या आ जाता है। चलिए समझिए और बताइएगा। चलिए बताइएगा कि आपका उच्च न्यायालय अर्थात आपका सुप्रीम कोर्ट और आपके हाई कोर्ट दोनों के मतलब अधीन यहाँ पर आता है ये केस अगर होता है तो। कौन सा? मूल अधिकारों का संरक्षण। याद रखिए हमने बताया मूल अधिकारों का संरक्षण ये आपका सुप्रीम कोर्ट भी करती है और आपके यहाँ पर हाई कोर्ट भी करती है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट करता है 226 के तहत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो ये बताइए मौलिक अधिकार जो आपके थे प्रारंभ में वो कितने थे? आप सभी को याद होना चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट फैक्ट पूछा जाता है। यहां पर क्या हो जाएगा? तो प्रारंभ में दिया गया है, लेकिन काफी स्टूडेंट इतने भी चालाक है यहां पर जवाब दे रहे हैं यहां पर ए नंबर। लेकिन भाई साहब यहां पर प्रारंभ दिया गया है तो ये बताइए प्रारंभ में क्या 6 थे क्या? आप लोग मतलब ABCD की तरह बिल्कुल चलते रहते हो। क्या टाइपिंग हो रहा है, क्या मतलब है? यहाँ पर प्रारंभ पूछा है और प्रारंभ में कितने होते हैं कितने थे? तो आपके 7 थे, है ना। लेकिन वर्तमान में क्या है? वर्तमान में आपके 6 हैं, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटाकर और कहां पर भेज दिया गया? तो आपके मतलब 300 के ए में इसे रख दिया गया है। कब हटाया गया था? तो पैसे को अर्थात संपत्ति के अधिकार को हटाया गया 1978 में। 1978 कब? तो आपके 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटाकर बाहर कर दिया गया। क्लियर हो गया। तो कितने बचे हैं? तो आपके अब बचे हैं कितने? 6 बचे हैं। समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश होते हैं। चलिए भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर जवाब देना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? न्यायिक आदेश की अगर बात करते हैं, रिट जिसे बोलते हैं, क्या रिट बोलते हैं। और रिटों की संख्या कितनी होती है? 5 आपके भारतीय संविधान में आपकी है। एक होती है बंदी, दूसरी होती
होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब पहली होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, सेकंड होता है परमादेश, तीसरा होता है प्रतिषेध, चौथा होता है उत्प्रेषण और पांचवा होता है अधिकार परीक्षा। क्लियर हो गया ना? तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? बताइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? तो चलिए बताइएगा कि अभी तक यहाँ पर देख सकते हैं अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है। यहाँ पर 19 नंबर में क्या बन सकता है? तो चलिए 19 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यहाँ पर संपत्ति का अधिकार, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। याद रखिएगा ये एक विधिक अधिकार है। कैसा है? ये विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। यह कथन किसका है? यहाँ पर ये कथन जो है ये किसका है? तो याद रखिए लास्की, यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर लास्की ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, एक पॉइंट आपको याद आ रहा है, आइवर जोनिंग। क्या आइवर जोनिंग याद आ रहा है? तो इसे भी नोट करिए। आइवर जोनिंग कौन थे? आइवर जोनिंग वैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ पर भारत में जो संविधान है तो भारत के संविधान को उधार का थैला कहा है। किसने? भारतीय संविधान को उधार का जो थैला कहा है वो किसने कहा है? तो आइवर जोनिंग ने कहा था। तो इस पॉइंट को याद रखिए क्योंकि एग्जाम में ये पूछा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो ये बताइए नीति निर्देशक सिद्धांत, इनकी अवधारणा कहां से ली गई है? 21 नंबर में लॉ करना है। याद रखिए अगर आपके नीतियां क्या हो, दृढ़ हो और मजबूत हो तो आयरन जैसे मजबूत होना चाहिए। क्या आपके अंदर यहाँ पर पता होना चाहिए कि हम पीटी पास कर लेंगे, अर्थात यहाँ पर जो नीति निर्देशक हैं वो आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? मतलब आपके भारतीय संविधान में यहाँ पर भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई है। हमने मॉडल पेपर में आपको बहुत ही बार बताया है कि नहीं बताया है कि जो आपकी नीति निर्देशक तत्व आपके दिए गए हैं, है ना, जो कि आपके 36 से लेके 51 तक, ठीक है, 36 से 51 तक यहाँ पर कह सकते हैं कि समानता वाली बातें और यहाँ पर कल्याणकारी वाली बातें दी गई हैं, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए प्रस्तावना तो है नहीं है, मौलिक अधिकार भी नहीं है, तो कौन बनेगा? तो यहाँ पर संविधान का भाग यहाँ पर चौथा है जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आते हैं। क्या? यहाँ पर कल्याणकारी राज्य, ठीक है, कल्याणकारी राज्य इसमें आता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, एक किसका होता है? नोट करिएगा और जल्दी से यहाँ पर लॉक करिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लॉक भी करते जाइएगा, ठीक है, सब लोग वीडियो को लाइक करते जाइएगा। चलिए उपराष्ट्रपति यहाँ पर 23 नंबर में ऑप्शन आ गया है। चलिए लॉक करिए है। आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर ए नंबर कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ना। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर उपराष्ट्रपति के लिए तो उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होना जरूरी है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे अर्थव्यवस्था से संबंधित आपके जो क्वेश्चन है 2021-2022 में पूछे प्रश्न आपके लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपका कितना अच्छा है। कह रहा है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर आपकी निर्भर थी? अब ये बताइए ब्रिटिश काल के समय आपका प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र क्या होगा? तो भैया ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर था। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा क्योंकि इतनी फैक्ट्रियां वगैरह आपकी नहीं लगी थी, इतना सेवा क्षेत्र आपका नहीं था, ना ही रेलवे आप वगैरह था, रेलवे तो बाद में आया था। तो इसलिए आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा भी गया था, जवाब देना। लेकिन भाई आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है। सबसे गंदी आदत यही है कि आप लोगों के लिए हम कितना भी करें, इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, है ना। और यहाँ पर देखिए कोई भी मॉडल पेपर होता है, गलतियां भी होती हैं, तो रात में यहाँ पर टाइम निकाला जाता है, फिर गलती उसको ढूंढा जाता है, चेक किया जाता है, आप लोगों के लिए पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है। तो इतना आप लोग समझा करें भाई, आप लोग बड़े हैं, छोटे नहीं हैं। अब तक आपकी शादी हो जाती तो बच्चे भी हो जाते, है ना। तो इतना समझदार आप लोग हैं, ठीक है ना। अपनी मेहनत को समझिए, दूसरे की मेहनत जो आपके साथ लगातार दिन रात मेहनत करता है, ठीक है। तो आप लोग भाई लगातार सपोर्ट करिए भाई, तभी अच्छा लगेगा। जी हाँ, आपने लाइक किया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो चलिए क्वेश्चन आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है?
तो भाई जनसंख्या वितरण में देखो शहरीकरण है, खनिज है, औद्योगिकरण है, लेकिन भैया जो पानी की उपलब्धता है ये आर्थिक कारण हो सकता है क्या? आर्थिक नहीं हो सकता है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? देखिए हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा पूछा गया है। चलिए हरित क्रांति का रणनीति का हिस्सा पूछा गया है, आपका जवाब क्या हो जाएगा? चलिए जवाब दीजिए जल्दी से, यहां पर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे। तो देखिए यहां पर दिया रासायनिक उर्वरक, कीटनाशी, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, सिंचाई, अर्थात यह सभी। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। इसमें कोई डाउट थोड़ो है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो दोस्तों देखिए भारत की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं बनकर तैयार हो जाती थी, इनका अंतिम आपका जो स्वीकृति होती थी वो किसके माध्यम से? तो दोस्तों ये है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां जो होती हैं वो किस क्षेत्र में? मतलब विकासशील देश जैसे आपका भारत है तो प्रारंभिक अर्थव्यवस्था देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका है कौन? प्राथमिक क्षेत्र। दोस्तों इसीलिए प्राथमिक क्षेत्र को भारत की रीढ़ कहा जाता है, अर्थात जो कृषि है, कृषि को भारत का रीढ़ कहते हैं और कृषि आती है प्राथमिक। याद रखिएगा अगला पॉइंट में। पॉइंट आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? वाणिज्यिक बैंक की अगर बात करते हैं दोस्तों, आपका देखो HSBC, भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक और आपका सिडबी बैंक। क्या होगा? जवाब दीजिए। चलिए बताइए भाई जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा आपका सिडबी। क्या? डी नंबर हो जाएगा सिडबी। दोस्तों ये जमा स्वीकार नहीं करता है ना, इसलिए एक वित्तीय संस्था नहीं है ना कि एक वाणिज्यिक बैंक है। मतलब ये एक वित्तीय संस्था है। याद रखिए जो सिडबी है एक वित्तीय संस्था है ना, ये वाणिज्यिक बैंक नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये जो क्षेत्र आपका है सार्वजनिक क्षेत्र, ये संसद के तहत एक विशेष कानून पारित किया गया, इसके बाद इसे स्थापित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। ये है आपका वैधानिक निगम। क्या हो जाएगा? वैधानिक निगम हो जाएगा। मतलब संसद या राज्य विधायिका के एक विशेष अधिनियम को पारित करके एक वैधानिक निगम का गठन किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो भाई प्रति 1000 जीवित जन्म है तो इसका मतलब जन्म दर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको दोस्तों क्रूड कहते हैं या अशोधित कहते हैं, या तो इसे ही हम लोग जन्म दर कहते हैं, क्रूड जन्म दर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? चलिए बताइए 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? देखिए ऑप्शन जो आपका बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बनेगा डी नंबर 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर इसके बाद एक फिर से मोड़ आया जो कि 1980 में, क्या 1980 में फिर से एक मोड़ आया और आपकी 6 निजी बैंकों का फिर से राष्ट्रीयकरण किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हो गए। मतलब जो 1991 में आर्थिक सुधार के बाद जो उद्योग विशेष रहा है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है। मतलब यहाँ पर जो आपका है परमाणु ऊर्जा उत्पादन में, क्या परमाणु ऊर्जा उत्पादन इसका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। मतलब देखा जाए जो निजी क्षेत्र है और विदेशी निवेश की भूमिका, इसे बढ़ाने की देश से आपकी अर्थव्यवस्था ये हो गई। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष। अब दोस्तों आपको मालूम है मोदी जी आए और योजना आयोग को खत्म कर दिए, है ना। तो भैया जब ये अंतिम उपाध्यक्ष जो आपके थे वो कौन थे? ये श्री मोन्टेक सिंह अहलुवालिया। ऑप्शन ए नंबर है राइट हो जाएगा, ए नंबर बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता जो आपका है इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता आपको मालूम है रेलवे क्षेत्र। मतलब जो आपका रेलवे है सबसे ज्यादा उसी से प्रॉफिट होता है। और ये रेलवे क्या कर रही है? भारत को सेवा दे रही है। हर एक व्यक्ति को सेवा ही तो देती है कि नहीं देती है। और जो सेवा क्षेत्र होता है वो तृतीय क्षेत्र होता है। तो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था?
दोस्तों भारत में जो हरित क्रांति आई थी, है ना, उसमें से सबसे पहले ये जो भारत का आपका राज्य था कौन सा, तो ये स्थान था आपका पंजाब दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया रुग्णता, जन्म, प्रवसन और आपका मृत्यु। देखिए रुग्णता मतलब होता है बीमारी, क्या रुग्णता मतलब होता है जो बीमार होता है। तो जनसंख्या परिवर्तन का घटक क्या यहाँ पर बीमारी से होगा, क्या मतलब नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। नया लगा है पॉइंट तो आपको नोट कर लेना है, 2022 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। मतलब है कि आपको पंचवर्षीय योजना पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अगर आप पेड एग्जाम देने जा रहे हैं तो पंचवर्षीय योजना पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपको 1-2 बनना ही बनना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए ये थी दोस्तों आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना। याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर है आपका ये हो जाएगा, याद रखिए कि स्थिरता के साथ विकास, ये जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी कौन, तो ऑप्शन हो गया है आपका ए नंबर है राइट हो गया है। ठीक है भाई, चलिए यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल है। चलिए कह रहा है कि इसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय इसमें से शामिल हैं। यहां पर जो आपका आंसर है इसमें से राइट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहां पर आंसर आपका हो जाएगा जो निजी क्षेत्र होता है, क्या, जो आपका निजी क्षेत्र होता है, याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी। तो दोस्तों बैंकों के लिए जो आपकी शर्तें निर्धारित किया वो किसने किया था। यहाँ पर देखो दिया गया है बैंकिंग कंपनियां, मतलब जो आपका अधिनियम 1970 था, ये अधिनियम बैंकों के राष्ट्रीयकरण की शर्तें निर्धारित की थी। ऑप्शन पहला ही आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है 1991 में नई आर्थिक नीति NEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का जो प्राथमिक परिणाम था इनमें से कौन था। दोस्तों यहाँ पर आंसर जो आपका होगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा वैश्वीकरण। ठीक है, 1991 में जो नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण निजीकरण की जो पहल थी, इसका प्राथमिक परिणाम इनमें से कौन सा था, यहाँ पर याद रखिए वैश्वीकरण। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों बताइएगा भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जानते हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों सी नंबर है, याद रखिएगा MS स्वामीनाथन। कौन, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं। ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे नई आर्थिक नीति तो सामान्यतः विकास के मॉडल पर जाना जाता है। देखो कह रहा है नई आर्थिक नीति कुछ सामान्यतः किस विकास के मॉडल पर जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका हो जाएगा क्या, यहाँ पर इसका जवाब देना है क्या हो जाएगा। चलिए बताइए, नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका हो जाएगा इनमें से कौन सा, आपका जो LPG वाला है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे कौन भी कंपनी एक सरकारी कंपनी, कौन सी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। तो दोस्तों सरकारी कंपनी तब होगी जब उसमें क्या होगा, सरकार का 51% हिस्सेदारी यहाँ पर होती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय शीर्ष संस्था कौन सी है। जो कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करती है, ये आपकी केंद्रीय और शीर्ष संस्था है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर आंसर आपका बनेगा क्या, सिडबी हो जाएगा क्या भाई, नाबार्ड। दोस्तों बिल्कुल सही है, नाबार्ड लगाइएगा। याद रखिए ये कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण के लिए ये केंद्रीय संस्था है नाबार्ड, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दोस्तों याद रखिए 1991 वाली जो आर्थिक सुधार आया था उसको जरूर पढ़िएगा। 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर 1991 में जो आर्थिक सुधार आया, इसमें समस्या जो ध्यान दिया गया था वो किस पर ध्यान दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भारतीय रुपए का जो मूल्य ह्रास है, आर्थिक नीति की असफलता, विदेशी मुद्रा भंडार में संकट, मतलब इन सभी बातों पर फोकस किया गया था। ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हॉलमार्क लोगों का उपयोग किसके लिए किया जाता है। बताइएगा हॉलमार्क लोगों का
जो उपयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है। यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हॉलमार्क। याद रखिए हॉलमार्क जो लगते हैं वो आपके जेवर में लगते हैं, आभूषण में लगते हैं दोस्तों, याद रखिए आभूषण में लगते हैं। इसका जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई, आगे बढ़िए। अगला पॉइंट जो कि आपके देख सकते हैं 2021 में ये आपके पूछे गए थे, बैंक दर का क्या अर्थ होता है, बैंक दर क्या होती है। चलिए तो दोस्तों बैंक दर जो होती है वो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को ही बोलते हैं बैंक दर। क्या कि देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर जो होता है उसे ही हम लोग बैंक दर कहते हैं। याद रखिए ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 186 नंबर, मतलब दोस्तों ये होता है आपका पूंजीवाद। याद रखिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होता है और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य होता है क्या, लाभ अर्जित करना, सिर्फ और सिर्फ लाभ अर्जित करना होता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, कह रहे 100 रुपए का नोट में जो हस्ताक्षर होते हैं वो किसके होते हैं। 100 रुपए के जो नोट में हस्ताक्षर होते हैं वो आपके किसके होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 रुपए दिया है, 1 रुपया नहीं दिया है, 100 रुपए दिया है और 100 रुपए में दोस्तों आरबीआई की गवर्नर का होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। वित्त सचिव भैया वो 1 रुपया वाले में है, यहाँ पर 100 रुपए की बात हो रही है। अगला है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो जो साख मुद्रा होती है, साख सृजन होता है, उस पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा जो साख सृजन होता है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है, बताइए भाई। यहाँ पर जवाब देना है, फेमा का पूर्ण रूप इनमें से क्या बनेगा, जल्दी से बताइए। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था और हर बार पूछा भी जाता है ना, ये हर बार पूछा भी जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। जय हिंद सभी को, जय हिंद। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं, है ना, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करिएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए जो आपका आंसर है लगभग सभी का जवाब सही हो चुका है। यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर होता है सी नंबर, याद रखिएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है वो राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली जो संस्था है वो आपकी कौन सी। चलिए बताइए यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा राइट इनमें से क्या हो जाएगा। कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली जो संस्था है वो आपकी कौन सी है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ रहा है लगभग सभी का जवाब सही है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर है, ये है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, मतलब ऑप्शन है आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। देख सकते हैं सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम पूछा गया है और सेवा क्षेत्र दोस्तों याद रखिएगा ये होता है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं, अर्थात जो आपको सेवा देते हैं, जैसे 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 यहाँ पर आपका बैंक हो गया, आपको सेवा ही तो दे रही है, रेलवे जो है आपको सेवा ही तो दे रही है, ये सेवा क्षेत्र में होते हैं। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर बताना है श्वेत क्रांति के जनक के रूप में, मतलब श्वेत क्रांति के बारे में जो जाना जाता है वो किसे जाना जाता है। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा। चलिए अच्छा प्रयास, बेहतरीन प्रयास और काफ़ी अच्छा प्रयास आप लोगों का है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वर्गीस कुरियन। क्या हो जाएगा, याद रखिएगा श्वेत क्रांति के जो जनक जाने जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है और इन्हें भारत का दूधवाला भी कहते हैं, इन्हें भारत का दूधवाला भी कहा जाता है। अगला देखो दिया गया है कि किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की संभावना अधिक हो जाती है। चलिए किसके बढ़ने के स्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जब क्या होता है नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति जो होती है ना, यहाँ पर आंसर जो होगा वो आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। देखो हमने आपको बताया है कि भैया आपको 1991 की जो नई आर्थिक सुधार इसको पढ़ लीजिएगा, इग्नोर मत करिएगा, नहीं बाद में कहोगे इकोनॉमिक्स बहुत कठिन होती है। जब आपको टॉपिक दिया है पूछा जाना है तो उतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। बताइए भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हन राव, मतलब ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर आपका ए नंबर है पीवी नरसिम्हन राव, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। क्लियर है भैया? चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला है। यहाँ पर देखो दिया है EFT का पूर्ण रूप इनमें से क्या है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपसे कह रहा है EFT का पूर्ण रूप इनमें से क्या है। चलिए यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा क्या हो सकता है, कौन सा मिल रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स, कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक फंड्स, पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका वो राइट हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इसका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था। रोलिंग प्लान दोस्तों ये लागू किया गया था, ये कब लागू किया गया था दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था। दोस्तों यहाँ पर रोलिंग प्लान हुआ था ये पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद ये रोलिंग प्लान लाया गया था। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है और आप देखते हैं कि हर एक मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। तो चलिए लाइक शेयर कर दीजिएगा, जो लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कह आपसे मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। तो चलिए लॉक करिए जल्दी से, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि जहां पर ऐसी अर्थव्यवस्था हो जिसमें सार्वजनिक के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी भागीदारी होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा बी, कि जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान होता है उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर जवाब राइट हो गया, मतलब कह सकते हैं कि ए का जो मतलब पहला क्वेश्चन है उसको ऑप्शन बी राइट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है कि 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी, यह सर्वप्रथम निश्चित जो किया था किसने। तो देखो समय भी दे दिया है कि 1867 में, है ना, सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया था तो 20 रुपए आंकी गई थी, और ये आपके कौन है? दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने आकलन किया था और 1867-68 में जब बताया था कि 20 रुपए, कितना प्रति व्यक्ति जो आपकी रुपए थी वो 20 रुपए ही मात्र थी उस समय, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर देखो क्वेश्चन आ गया है कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया। तो चलिए 3 का जवाब दीजिएगा। यहां पर जो आपको जवाब देना है सही क्या हो जाएगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया। अभी हमने बताया था कि जैसे आपके मॉडल पेपर में क्वेश्चन हमने पढ़ाया है वैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको जैसे एग्जाम में आने हैं वैसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पर देख सकते हैं तीसरी, अभी हमने आपको बताया था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। याद होगा कि इसमें से वृद्धि दर जो आपकी आई थी -1%, 0% आपको देखने को मिली थी। 61 से 65 के बीच आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी। क्लियर हो गया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में फसल बीमा योजना की जो शुभारंभ हुआ ये कब हुआ था। तो चलिए लॉक करिए, इस प्रश्न का जवाब जो बनेगा क्या हो जाएगा, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ। तो चलिए यहां पर जवाब क्या हो जाएगा, तो चलिए आपका जवाब आ जाएगा ऑप्शन आपका सी 1985 में। कब? तो आपकी 1985 में, याद रखिए 1 अप्रैल 1985 को खरीफ फसल के दौरान ये कह सकते हैं फसल बीमा की शुरुआत कर दी गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा आपका सी नंबर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना शुरू की गई या लागू की गई। तो चलिए यहां पर जवाब देना है उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। यहां पर 5 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो चलिए यहां पर बही से याद रखिए 92, क्या बही से याद रखिए 92, ठीक है। और चकबंदी से याद रखिए 54, ठीक है। चकबंदी भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है, तो चकबंदी से याद रखिएगा यहां पर आपका 54 अर्थात 1954, लेकिन बही से याद रखिए 92, और 92 कहां पर है, ऑप्शन याद है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। किसान बही योजना 1992 में चालू की गई थी। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने यहां पर दिया गया है कि 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कितने प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया था, यहां पर बताइएगा। तो चलिए 8वीं योजना आपकी आई, इसके अंतर्गत क्या हुआ, यहां पर याद रखिए कि अंतर्गत देख सकते हैं योजना आयोग ने भारत को कितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त कर दिया था। यहां पर 6 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर आपके 15, कितने, तो आपके 15 क्षेत्रों में इन्होंने यहां पर जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था। ऑप्शन आपका बन जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है
चलिए क्वेश्चन आपका दिया गया, विश्व में हरित क्रांति के जनक जो कहलाते हैं वो कौन कहलाते हैं। चलिए यहां पर जवाब देना है, यहां पर कह रहा है कि विश्व में हरित क्रांति के जो जनक कहलाते हैं कौन कहलाते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आपको हमेशा मिल ही रहा है, हर एक मॉडल पेपर मिलेगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर आपके जनक है आपके कौन, तो आपका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है, ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए इन्हें 1970 में, कब, तो आपके 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था। ये रहने वाले कहाँ के हैं, तो आपके यूएसए के रहने वाले हैं, याद रखिए। और इन्होंने जो प्रयोग किया था, ये प्रयोग जो किया था वो मैक्सिको में किया था। ठीक है, प्रयोग जो किए थे मैक्सिको में किए थे, मैक्सिको में ही सर्वप्रथम गेहूं पर इन्होंने प्रयोग कर डाला था। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछे कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो आपके स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, इतना पॉइंट आपका हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर देखो क्वेश्चन दिया गया है, चलिए भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कौन सी है। तो चलिए अभी अभी आपने मॉडल पेपर में पढ़ा था कि भारतीय हरित क्रांति की जो जन्मस्थली है वो आपकी कौन सी है। तो चलिए मजा आ रहा होगा आज आपको पढ़ने में, क्योंकि जो हमने पढ़ाया है अभी तक मॉडल पेपरों में वो आज आपको सामने साक्षात दर्शन हो रहे होंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय हरित क्रांति की जो जन्मस्थली है वो आपकी कौन सी है, तो आपका ए नंबर हो जाएगा, आपका पंतनगर हो जाएगा। क्या पंतनगर आपको पता होगा कि आपके 1966 में माना जाता है, और ये जो आपका कृषि विश्वविद्यालय है ये पंतनगर में है, जो कि भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय इसी को दिया जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका सामने दिया गया है, यहाँ पर आ गया ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, ये किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है ये किससे संबंधित रखता है। तो चलिए देखो इकोनॉमिक्स होता है, मतलब इकोनॉमिक्स जो होता है बहुत लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन अच्छा सब्जेक्ट होता है। तो जितने लोग भी जुड़े हैं और अच्छा लग रहा है तो उतने लोग ही लाइक जरूर करेगा, क्योंकि सबको तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स है, अच्छा उसे लगेगा जो थोड़ा दिल से पढ़ाई कर रहा होगा, सीरियस होकर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा क्या, बी नंबर, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो होता है वो आपके दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और याद रखिए डेयरी विकास, मतलब राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना भी किया गया था, कब, तो 1970 में। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना भी की गई थी। और याद रखिए इसके सूत्रधार कौन कहलाते हैं, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार किसे कहा जाता है, तो याद रखिए वर्गीज कुरियन। कौन है, तो आपके वर्गीज कुरियन को ऑपरेशन फ्लड का यहाँ पर सूत्रधार कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके वर्गीज कुरियन आपका जवाब बन जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आपका दिया गया है। चलिए क्वेश्चन आपका आ गया है, कह रहे किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब हुआ। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब हुआ था। तो चलिए यहाँ पर 10 को ऑप्शन देना है, और यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, 98 से 99। क्या 98 से 99, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। 98 से 99 अर्थात 1998 से 99 में आपका शुरू किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य था कि बैंकिंग व्यवस्था से किसानों को समुचित और समय में सरल और आसान तरीके से उनको आर्थिक सहायता दी जा सके, ताकि खेती को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, ये कहां पर है। तो चलिए यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का जवाब आ रहा है यहाँ पर डी। तो आपके कहां पर है, आपके लखनऊ में है। कहां पर है, तो आपके लखनऊ में है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। तो जितना हम डेट भी बता रहे हैं तो इनको भी ध्यान रखिएगा, इनको भी फोकस करिएगा, क्योंकि डेट भी आपसे पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, पूछी क्या, हमेशा पूछी गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन आपका आ गया है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया। ये तो क्वेश्चन आपका हमेशा मिलता है, इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन मिलेगा, है ना। कह रहा है मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो आरंभ किया गया ये कब जारी किया गया था। तो ये तो आपको पता है 2014 में, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि कब, तो सितंबर 2014 में। तो इस प्रश्न का जवाब बनेगा कौन, बी नंबर हो जाएगा, सितंबर 2014 में प्रारंभ किया गया था। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि भारत को एक प्रमुख निवेश कह सकते हैं, एक विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार वैश्विक केंद्र के रूप में प्रचारित करना था। तो ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वो कौन था। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ ये कौन सा यहाँ पर उद्योग था। तो चलिए यहाँ पर दिया है कुटीर उद्योग, सीमेंट उद्योग,
आयरन और स्टील उद्योग और आपका अभियांत्रिकी। तो याद रखिए सबसे पहले भारत में यहाँ पर कुटीर उद्योग का यहाँ पर प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए देखो आपकी जैसे सूती वस्त्र हो गया है ना, तो देखो इसका निर्माण तो बहुत ही स्तर पर किया जा रहा था, तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है नवरत्न का विचार संबंधित है। ये बताइए नवरत्न जो होता है, नवरत्न किसे कहा जाता है? ये नवरत्न ठंडा ठंडा तेल वाले को बोलते हैं क्या, या आपको कौन होता है? याद रखिएगा कि जो नवरत्न जो विचार संबंधित है वो आपके सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित जो आपके उद्यम है ना, यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। देखा जाए सरकार जो देखती है ग्लोबल कंपनी होने की एक संभाव्य क्षमता देखती है कि इसका जो टर्नओवर है वो कितना टर्नओवर है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और कंपनियां होती हैं, महारत्न भी कंपनियां होती हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? जो आपके डेली यहाँ पर कह सकते हैं कि वार्षिक आर्थिक समीक्षा जो तैयार करता है इसकी जिम्मेदारी जो होती है या उत्तरदायी है वो कौन सा मंत्रालय होता है, किसके अंतर्गत आपका हो जाएगा? तो 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये वित्त मंत्रालय के अधीन होता है। जो वार्षिक आर्थिक समीक्षा तैयार करता है, रिपोर्ट देता है, वो वित्त मंत्रालय करता है ना, वित्त मंत्रालय होता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है भारत का योजना आयोग है। ये जो भारत का योजना आयोग है ये क्या है, एक संवैधानिक है या एक असंवैधानिक है, ये क्या है, यहाँ पर जवाब देना है। तो चलिए यहाँ पर भारत का योजना आयोग जो आपका है क्या है, तो आपका यहाँ पर दिया गया है क्या, पहला दिया है स्वायत्त शासी है ना, फिर दिया है सलाहकार, एक संवैधानिक, एक वैधानिक संस्था। तीन में से जवाब क्या बनेगा, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी, एक प्रकार की सलाह संस्था थी। क्या थी, एक प्रकार की सलाह मतलब थी। इसकी स्थापना की गई थी आपकी 15 मार्च 1950 की इसकी स्थापना की गई थी। एक प्रकार की कैसी संस्था है, तो कह सकते हैं असंवैधानिक है। क्या है, असंवैधानिक संस्था। याद रखिए असंवैधानिक संस्था है, क्योंकि जो संस्था संविधान बनने की पूर्व बन गई है उनको संवैधानिक कहा गया है, लेकिन संविधान बनने के बाद यहाँ पर ये जो बनी थी 15 मार्च 1950 को, तो इस प्रकार से याद रखिए ऑप्शन बी ये एक असंवैधानिक संस्था की है, ठीक है ना। चलिए, और आपको पता है कि जो भारत में योजना आयोग है वो खत्म हो चुका है। अब ये योजना आयोग खत्म हो गया है 1 जनवरी 2015 से। कब, 1 जनवरी याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 से अब यहाँ पर आपका नीति आयोग का गठन कर दिया गया है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? तो चलिए बताइएगा लघु उद्योगों के लिए कार्य करने वाला ऐसा बैंक है, और ये बैंक कौन सा है? तो चलिए यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं सिडबी बैंक है ना। सिडबी बैंक जो आपका है कौन सा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर सिडबी बैंक आपका है, अर्थात कह सकते हैं SIDBI सिडबी है, जो कि लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करने वाला ये प्रमुख बैंक आपका है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो चलिए लॉक करिएगा, यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिला होगा कि आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है स्टेट बैंक इंडिया। आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है इतना पॉइंट। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, हमने आपको बताया था कि स्टेट बैंक जो कि आपके 1955 में राष्ट्रीयकरण आपको किया गया था, है ना, जो कि आपका इंपीरियल बैंक था 1921 में। इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी 1921 में, और इंपीरियल बैंक का ही नाम आगे बढ़कर 1955 में स्टेट बैंक आपका इंडिया कर दिया गया था। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो चलिए बताइएगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वो आपकी कब की गई थी? यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। हर एक बच्चे को यहाँ पर जवाब सही होना चाहिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दिया गया स्थापना, क्या दिया है, स्थापना हुई थी 1935 के तहत। आपका भारतीय जो अधिनियम आया था उसी के तहत आपका अधिनियम आया था, 34 वाले के अकॉर्डिंग ये हुआ था। तो यहाँ पर याद रखिए आपका 35 इसका जवाब हो जाएगा। अगर ये पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ, कब, तो इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था, ये राष्ट्रीयकरण जो हुआ वो कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1949 में, ठीक है। तो दोनों पॉइंट में यहाँ पर फोकस करिए, क्योंकि काफी बच्चे यहाँ पर कह सकते हैं कमेंट करते हैं कि क्वेश्चन गलत होता है। देखो स्थापना होती है तो 1935 लगाएंगे, और राष्ट्रीयकरण बोलता है तो 1949 लगाना है। दोनों पॉइंट पर फोकस कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है?
चलिए यहाँ पर बताइए, एक शब्द दिया गया वैश्वीकरण। ये बताइए वैश्वीकरण मतलब होता क्या है? तो याद रखिए, जो घरेलू अर्थव्यवस्था होता है ना, जो घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण कर दिया जाए तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था के साथ जब एकीकरण किया जाता है तो उसे वैश्वीकरण का कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और जो वैश्वीकरण उपयोग किया गया था, एक अर्थशास्त्रियों ने किया था 1980 से। कब? 1980 से ये आपका किया गया था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपके सामने आ गया, सरकार द्वारा लगाया गया अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना जाना कहलाता है। सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो चलिए याद रखिएगा, किसी प्रकार का प्रतिबंध है या किसी चीज में अवरोध है तो यहां पर कह सकते हैं उसको जब हटा दिया जाता है, क्या प्रतिबंधों को जब हटा दिया जाता है तो उसे बोला जाता है उदारीकरण। क्या किया जाता है? उदारीकरण कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। जैसे कि हम आपको बता दें कि आपके ये तो आपकी कह सकते हैं सरकार है, जैसे आपकी अमेरिका में है, अमेरिका में जो आपके थे कह सकते हैं कि आपके डोनाल्ड ट्रंप जब थे उन्होंने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया था, है ना, उन्होंने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन यहाँ पर जो आपके नए राष्ट्रपति आपके जो बने हैं उन्होंने टिकटॉक को क्या कर दिया है, तो आपको मुक्ति कर दिया था, जो अवरोध थे उन्होंने खत्म कर दिया है। तो ऐसी जो वर्ड यूज किया जाता है इकोनॉमिक्स में उसे बोलते हैं उदारीकरण कहा जाता है। क्लियर हो गया है? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वर्गीज कुरियन किससे संबंधित थे या संबंधित हैं? तो चलिए बताइएगा, वर्गीज कुरियन जो कि अभी हमने आपको बताया कि दुग्ध क्रांति से, क्या दुग्ध क्रांति से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड तो आपने नाम सुना ही होगा, उन्हीं से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जिसे हम लोग दूध क्रांति के नाम से जानते हैं या दूध उत्पादन से जानते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दिया है कि भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कौन सी हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और बनते हैं। तो बताइएगा वाणिज्यिक फसलें, यहाँ पर वाणिज्यिक फसलें दिया गया है तो बताइएगा जो व्यापार की दृष्टि से, व्यापारिक की दृष्टि से जो बोई जाती हैं वो आपकी कौन सी फसलें होती हैं। याद रखिएगा कि आपकी जो कपास है, तिलहन है, जूट है, गन्ना है और तंबाकू। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, कपास, तिलहन, जूट और गन्ना, ये आपकी वाणिज्यिक फसल आपकी होती है। याद रखिएगा, है ना। हाँ याद रखिए कुछ और भी होती हैं, जैसे मान लीजिए रोपण फसलें होती हैं, जैसे चाय, काफी, नारियल और रबड़, ये आपकी रोपण फसलें कहलाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर 25 का जवाब देना है। कह रहा है मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा। तो कर की जो दर होती है उनमें क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। क्या? वृद्धि हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। कुल मिला के देखा जाए तो देश की यहाँ पर जो कर होता है वृद्धि होगा, मुद्रा की तरलता समाज में कम हो जाएगी। तो ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपका आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है। अब ये क्वेश्चन नोट करिएगा क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। कह रहा है कौन सा युग्म सही नहीं है, और सही नहीं है तो बताइए कौन सा नहीं सही है। देखो पहला दिया गया है पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो भाई पांचवी पंचवर्षीय योजना यहाँ पर कहाँ घूम रहे हैं? पांचवी जो आपकी थी वो 74 में थी, 1974 से लेके 79 तक ये आपकी पांचवी आपकी थी, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिसकी प्राप्ति थी 4.4 थी, जबकि हासिल हुई थी 4.8, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बन गया था, है ना। तो यहाँ पर ए नंबर जो आपका है गलत हो गया है। वह पर 8वीं जो आपकी 92 से 97, 11वीं है 7 से 12 और पहली है 1951 से 56। क्लियर है? ए नंबर आपका गलत हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था। तो चलिए आपको एक मॉडल पेपर में हमने बताया था अभी हाल ही में, इसके पहले वाला जो मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराए हैं वहां पर ये क्वेश्चन देखने को मिला भी था। तो चलिए यहाँ पर जवाब जो बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना जो था उसमें से उद्देश्य था कि तीव्र, समावेशी और धारणीय विकास का रखा गया था। योजना की बात करते हैं 12वीं, ये आपके 12 से अर्थात 2012 से लेके ये आपके 2017 के लिए आपकी रखी गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है।
चलिए बताइएगा, योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? और ये किसके द्वारा होता है? याद रखिए, जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है, कौन? सूचना प्रसारण जो मंत्रालय है उसके द्वारा योजना पत्रिका के क्या होता है? प्रकाशन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। ये कैसी है? एक मासिक पत्रिका है। कैसी है? मासिक पत्रिका, याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 29 का जवाब देना है। और 29 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो यहां पर याद रखिएगा, जो वित्त सचिव होते हैं, क्या वित्त सचिव होते हैं? ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, कि 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के जो सचिव होते हैं अर्थात वित्त सचिव के हस्ताक्षर आपके होते हैं। जबकि देखा जाए जो आपके नोट होते हैं 1 रुपए के ऊपर के जो भी नोट होते हैं उनमें भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं उनके कह सकते हैं हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है कि किसने कहा था कि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो यहां पर जो आपका जवाब बनेगा वो आपका हो जाएगा सी, एडम स्मिथ ने कहा था। किसने? एडम स्मिथ ने कहा था। ऑप्शन बनेगा आपका यहां पर सी नंबर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आपका दिया गया है, कह रहा है प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी 21 वर्ष की गई थी। यहाँ पर 31 का जवाब देना है। और आपका जवाब जो बनेगा सही क्या हो जाए? 2014 को की गई थी। इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर। याद रखिए 2014 को की गई थी 15 अगस्त को। ठीक है, 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा की गई थी। याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। और जनधन योजना भारत में जो कि वित्तीय समावेशन एक प्रकार की राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य था कि देश भर में जो सभी परिवार हैं उनको बैंकिंग सुविधा मुहैया कराया जाए, प्रत्येक परिवार का बैंक खाता खोला जाए। और इस योजना के साथ साथ देखा जाए तो इस प्रकार से ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। शुभारंभ की अगर बात करता है तो शुभारंभ हुआ था आपके कब? तो आपके 28 अगस्त से इसकी स्टार्टिंग हो गई थी। कब? तो 28 अगस्त 2014 से इसकी स्टार्टिंग हो गई थी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में मिला था और ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने दिया भी गया था। तो चलिए बताइएगा, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं। तो यहां पर जवाब बनेगा, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो चलिए यहां पर ऑप्शन आ रहा है डी नंबर। चलिए क्या बात है, सभी का जवाब यहां पर डी आ रहा है। जो दिया गया है यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र दिया है और सार्वजनिक क्षेत्र में जो विनिवेश होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर निजीकरण। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, निजीकरण आपका हो जाएगा, जिसे हम लोग प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया अगला क्वेश्चन, कह रहा है यदि धन मुद्रा बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति कौन सी होती है? मतलब आपसे ये बोला गया है कि अगर मुद्रा बहुत अधिक हो, है ना, मुद्रा क्या है आपके पास बहुत ज्यादा है, मुद्रा आपके पास बहुत ज्यादा है लेकिन माल बहुत कम हो रहा है, और ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? अस्फीति होगा या मुद्रा स्फीति होगा या मंदी होगी या गतिरोध या कह सकते हैं गतिहीनता हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिए ये मुद्रा स्फीति होती है। इसे क्या बोलते हैं? मुद्रा स्फीति बोलते हैं। या आपके पास मुद्रा बहुत है, माल बहुत कम है। ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया है कि ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या होता है? तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, ग्रीन बैंकिंग, यहाँ पर ग्रीन बैंकिंग दिया गया है कि बैंकों द्वारा वनों का निकास, बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल योजनाओं को वित्त दिया जाता है, बैंकों द्वारा सिंचाई परियोजना को वित्त दिया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जवाब बताना है इनमें से सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डी नंबर। देखिए यहाँ पर इनमें तीन में से कोई ऐसा कोई आपका पॉइंट आपको नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कोई पॉइंट आपका नहीं दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन बनेगा डी नंबर। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है ग्रीन बैंकिंग का? तो ग्रीन बैंकिंग की शुरुआत का उद्देश्य है कि बैंक में जो तकनीकी माध्यम है जैसे कागज का इस्तेमाल है इसे हतोत्साहित करते हुए पर्यावरण को समृद्ध कीजिए, और यहाँ पर जो पेड़ काटे जा रहे हैं उनको ना काटें, है ना, ज्यादा से ज्यादा डिजिटलाइजेशन का प्रयोग करें। तो यहाँ पर बैंकिंग तकनीकी के माध्यम को, कागजों को यहाँ पर इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए किया गया है। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है FAO का किसका संक्षिप्त रूप है? FAO जो बोला जाता है किसे कहा जाता है? ये आपका है क्या? तो आपका हो जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन आपका डी नंबर राइट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है
कि भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता कौन है। भारत में वर्तमान में मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता इनमें से कौन सा है। प्रबंधकर्ता पूछा गया है तो बताइएगा केंद्रीय वित्त मंत्रालय है या भारतीय रिजर्व बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है या भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता बोला गया है तो आपको डी नहीं लगाना है, आपको लगाना है बी। यहाँ पर जो आपका आरबीआई है अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है। हाँ यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे करते हैं फिर आपके ऑब्जेक्टिव और सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कृषि और उत्पादन क्षेत्र, कह रहा है हरित क्रांति जो कि आपके खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, आप सभी को पता है। यहाँ पर श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ये भी आपको पता है। पीली क्रांति आपके तिलहन उत्पादन, ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला दिया गया है नीली क्रांति आपके मत्स्य उत्पादन से है। और इसके बाद दिया गया है रजत क्रांति, जो रजत क्रांति है रजत क्रांति, तो रजत क्रांति का संबंध आपके किससे है, तो आपके अंडा उत्पादन मुर्गी आपका हो जाएगा। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से है। रजत रेशा क्रांति, देखो रजत रेशा क्रांति एक कपास उत्पादन से, रेशा से आपको याद रखिए कपास हो जाएगा। और अगला आपसे दिया गया है स्वर्ण रेशा, स्वर्ण रेशा जो आपका होता है जूट उत्पादन से, ठीक है। स्वर्ण रेशा ये जूट उत्पादन से होता है, पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। गोल्डन क्रांति ये आपके फल उत्पादन से संबंधित होती है। और अगला दिया गया है भूरी या धूसर क्रांति, भूरी या धूसर क्रांति बोलते हैं उर्वरक उत्पादन से बोलते हैं। गोल क्रांति आपके आलू उत्पादन से हो जाएगा। और गुलाबी क्रांति होती है प्याज से या झींगा उत्पादन से होती है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लास आपकी कंप्लीट होती है जिसमें आपने पॉलिटी और आपने इकोनॉमिक्स को कवर किया। इसमें 2022-2021 के जो आपके प्रश्न यहाँ पर लाए थे, 2023 की जो परीक्षा हुई है उसके क्वेश्चन आपके थोड़े से टफ रहे हैं, इसलिए उन क्वेश्चनों को अलग से हम आपको वीडियो बनाएंगे, है ना। और देखा जाए तो आपकी 4 शिफ्टों की वजह से काफ़ी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो 2023 वाला वीडियो आपको जल्द मिल जाएगा। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर क्लासों का नोटिफिकेशन आपके पास मिल पाए, ठीक है। मिलते हैं एक नए सेशन में। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।